हाल ही में भारत और नेपाल के संबंधों में सुधार आया है। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देओ हैदराबाद हाउस से वर्चुअली इनॉग्रेशन करते हैं भारत नेपाल के बीच में पहले ब्रॉडगेज नेटवर्क का, रेलवे नेटवर्क का। दोस्तों, ये नेटवर्क 2014 के एमओयू साइन होने के बाद बनना स्टार्ट हो चुका था। 2022 में 2 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन हुआ और 3 अप्रैल से ये पैसेंजर्स के लिए ओपन है। अगर आप कभी मधुबनी जाते हैं तो वहां पर जयनगर से आपको नेपाल जाने के लिए एक ट्रेन मिल जाएगी, जहां से आप जा सकते हैं जनकपुर धाम, जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत ही माना हुआ तीर्थ स्थल है। दोस्तों, इस पूरे रेल नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। शुरुआत कैसे हुई है, बनाया किसने है, कितनी कॉस्टिंग है, ऑपरेशंस कौन संभालेगा, कितना पार्ट भारत में आता है, कितना भारत के बाहर आता है, नेपाल और भारत के बीच में बनने के पीछे जो कंडीशंस थी वो क्या थी, और इसके पॉलिटिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस पर भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो जानकारी के लिए आगे भी अपडेट मिलते रहे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पारिक और आप देख रहे हैं अतरंगी जानकारी। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड की तरफ। बैकग्राउंड क्या है कि 1937 में ब्रिटिशर्स ने भी नेपाल और भारत के बीच में रेलवे ट्रैक बनाया था। ऑब्वियसली ट्रैक पर उस टाइम जो इंजन होगा वो कोयले से चलता होगा, स्लो था, नैरो गेज सेटअप था, लेकिन ये नेटवर्क बहुत ही ज्यादा यूज में आता था। क्यों? क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर एक्टिविटीज में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये उसका बहुत अच्छा मीन था। 2001 में जब नेपाल में भयंकर भीषण बाढ़ आती है तो ऑलमोस्ट काफी बड़ा नेटवर्क इसमें बह जाता है, खराब हो जाता है। कुछ पार्ट फिर भी ऑपरेशनल था कुछ समय के लिए, मतलब आप बोल सकते हैं कि जयनगर से लेके जनकपुर धाम तक का पार्ट ऑपरेशनल था। लेकिन 2014 में जब भारत नेपाल के साथ एमओयू साइन करता है जिसमें भारत नेपाल को एक नेटवर्क सेटअप करके देने वाला है, उस टाइम पर ये पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। कोंकणा रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL और आयरकॉन IRCON, ये 2 भारत की बड़ी कंपनीज है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आती है। इन दोनों को ये टेंडर दिया गया, मतलब इन पूरे सेटअप को बनाने का, इक्विपमेंट्स को लगाने का ये सारा काम दिया गया KRCL और आयरकॉन को। आयरकॉन का काम था कि जो उसको जमीन मिलेगी उस पर उसको नेटवर्क सेटअप करना है, लाइन बिछानी है। अभी जो फिलहाल जो नेटवर्क सेटअप हुआ है वो इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, मतलब अभी डीजल इंजन चलेंगे। समय के साथ इसको इलेक्ट्रीफाई करने की बात भी चल रही है। और दोस्तों, इस पूरे नेटवर्क की जो लेंथ है वो 69 किलोमीटर है। 69 किलोमीटर टोटल आज स्टेशन आते हैं। अभी जो पैच कंप्लीट हुआ है वो 34 किलोमीटर का है। भारत के जयनगर से कुर्था तक कंप्लीट हुआ है 34। कुर्था के थोड़ा पहले आता है जनकपुर धाम, जिस धाम के बारे में आप अभी अखबारों में और न्यूज में आप ज्यादा सुन रहे होंगे। कि भारत के लोगों के लिए इस तीर्थ स्थल की बहुत मान्यता है, क्योंकि माता सीता का इसे जन्म स्थान कहा जाता है। इस बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस पूरे कॉस्ट में, इस पूरे नेटवर्क को बनाने में अभी तक जो भारत का खर्चा है वो 10 बिलियन आया है। 1 बिलियन का खर्च किया नेपाल ने, जिसमें उसने KRCL कोंकणा रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कुछ कोचेस खरीदे हैं। अभी 5 कोच की 2 ट्रेन चल रही है। अभी के लिए स्टार्टिंग में एक ही ट्रेन को अप डाउन चलाया जा रहा है, बाद में कुछ समय बाद ये 2 ट्रेन चलेगी और धीरे धीरे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि पैसेंजर्स कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा। ऑपरेशंस की बात करें तो इस पूरे नेटवर्क का ऑपरेशन NRCL देखेगा फ्यूचर में, नेपाल रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाल फिलहाल के लिए क्योंकि सेटअप और जो पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन है वो भारत ने किया है, भारत की इन दोनों कंपनी ने किया है, आयरकॉन ने और KRCL ने, कोंकणा रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो KRCL क्या करेगा, 1 साल के लिए इस पूरे नेटवर्क को पूरा स्टेबल करके, ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करने के बाद ये NRCL को हैंडओवर कर देगा। ये भारत का भी जो एमओयू साइन हुआ उसके अंदर ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों गवर्नमेंट के बीच में। इसका रिमेनिंग पार्ट जो है कुर्था से बिलासपुर का, उसके बाद बर्दीदासपुर का, तो उसके 17 किलोमीटर का पार्ट कंप्लीट होने वाला है और रिमेनिंग जो बचता है उसके लिए, मतलब कुछ 19 किलोमीटर का पार्ट जो बचा है उसके लिए अभी आयरकॉन को रिसेंटली जमीन अलॉट हुई है। क्योंकि रेलवे नेटवर्क बिछाना है तो एक प्रॉपर लैंड एरिया अलॉट होगा, तो नेपाल गवर्नमेंट अलॉट कर दिया, अब वो अपना काम स्टार्ट करेगा। टोटल खर्च जो है वो पूरा का पूरा भारत ने उठाया है। ये नेपाल को इंडिया की तरफ से ग्रांट है। ये ग्रांट देने के पीछे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो पहली वजह है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल
व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए भारत का नेपाल के साथ संबंध होना, भारत का ट्रेड बढ़ना और साथ ही साथ चाहे वो रेल यातायात हो या सड़क परिवहन कुछ भी हो, उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे में इस रेल नेटवर्क को सेटअप करके इंडिया अपने नेपाल के साथ संबंधों को अच्छा कर रहा है, जो कि 2020 में कोरोना काल में, पहले कोरोना काल में कुछ खटास में चले गए थे बिकॉज ऑफ चाइना। नेपाल की वजह से नहीं, चाइना की वजह से। तो चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए नेटवर्क सेटअप करना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लोकल लोगों का नेपाल के जनकपुर धाम की तरफ अपना जो आस्था केंद्र है वो इंपॉर्टेंट है। जनकपुर धाम को सीता माता का जन्म स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जानकी मंदिर है, जो कि मेन अट्रैक्शन है, अगर आप जनकपुर धाम जाते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा लोग देखने जाते हैं वो जानकी मंदिर है। जानकी मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब सीता माता का स्वयंवर हुआ था तो ये वही जगह है जहां पर शिव धनुष की पूजा की गई थी। इसी जगह पर भगवान राम आए, उन्होंने धनुष तोड़ा और सीता माता से विवाह किया और उनको फिर अपने राजधानी में ले आए। तो ये सारी मान्यताएं के कारण इस जगह की हिंदू धर्म के आधार पर इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि महाराष्ट्र, ये अगर बिहार के सीताहारी जिले में भी सीता कुंड है जहां पर भी माता सीता का जन्म स्थल है। अभी दोनों अवधारणाएं कितनी सही है, कौन ज्यादा सही है नहीं पता, लेकिन अगर आस्था का माने तो आस्था दोनों जगह बराबर है। ऐसी स्थिति में दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। नेपाल में जो जनकपुर धाम है, अगर आप कभी ट्रेन में जाते हैं तो आपको 90% जो क्राउड होगा वो वहीं जाता मिलेगा, क्योंकि ये हिंदू धर्म के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। इस पे जो बना हुआ मंदिर है उसको 1911 में टीकमगढ़ की महारानी ने बनवाया था। नेपाल में होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ रियासत की महारानी ने इसको बनवाया था। 1657 में एक संत थे, जिन संत को यहाँ पर सोने की सीता माता की मूर्ति मिलती है। उस मूर्ति के मिलने के बाद से ये अवधारणा बनाई गई और ऐसा माना गया कि माता सीता का ये जन्म स्थल है। उसके बाद इसका जो आस्था का केंद्र था या लोगों की जो आस्था थी इसके प्रति और बढ़ती गई और आज ये एक हिंदू तीर्थ स्थल की तरह देखा जाता है। तो रेलवे ट्रैक बनाने से दो फायदे होते हैं। नेपाल के साथ भारत के संबंध अच्छे हुए, कमर्शियल ट्रेड बढ़ा, साथ ही साथ आने वाले समय में भारत की और भी परियोजना है। पहली बात तो ये कि इसको इलेक्ट्रीफाइड करना है। अभी ये जो ट्रैक है ये डीजल पे चलता है, डीजल इंजन पर भी चल रहा है, ठीक है। समय के साथ ये ट्रैक और इम्प्रूव होगा और कुछ और स्टेशंस को इंक्लूड किया जाएगा। अभी के लिए 69 किलोमीटर का पैच है, इसमें से सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही इंडिया में आता है, बाकी पूरा का पूरा पार्ट है वो नेपाल के हिस्से में। अगर आप ट्रेवल करते हैं तो 2.5 किलोमीटर के बाद आप इंडिया से निकल के नेपाल में चले जाते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और कमेंट में बताओ मुझे कि भारत नेपाल के रिश्तों को सुधारने के लिए भारत के इस कदम के बारे में आप लोगों का क्या कहना है।